उनके 568 marks, तरुण 576, ये है अखिल, उनके हैं 592, ये तैयारी में इन्होंने कैसे स्टडी मतलब क्लासेस कैसे किए, कैसे जो चीज़ें की वो आप। My name is Roma Kamal and my rank is 1705 general and 1417 OBC rank. And मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस की बायो की नहीं की, इसकी वजह से मेरे पास बहुत टाइम था, मतलब घर पे सेल्फ स्टडी। तो मैं टाइम टेबल नहीं बना रही थी, बस डेली स्ट्रैटेजी डेली बेसिस पे मुझे क्या करना है वो डिसाइड करती थी, बस उसे करने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली। Hello everyone, myself Aspa Banu and my score is 593 and my all India rank is 3500 and OBC rank is 963. और ये पूरा आपकी स्टडी कैसे बने? मेरी स्ट्रैटेजी थी कि हम टीचर्स के साथ ही करते थे, टीचर्स ने जो कराया हम उतना ही पढ़ते थे, कभी भी हम आगे के टॉपिक्स पर नहीं करते, हमेशा सर जो टॉपिक क्लास में कराते थे चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हम उसी दिन खत्म करते थे, यही स्ट्रैटेजी। और बायो हम अपने हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन उसमें भी हमने एनसीईआरटी को भी फॉलो किया था और चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक जाना यही मेरा सीरीज है। और ये उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो लोग खुद से ट्यूशन पढ़ा के और पढ़ते हैं, ये उनमें से एक है। Hello everyone, my name is Ashwat Khan and my rank is 4163 general। और मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि अच्छे से जो भी टीचर्स बताते हैं उनको फॉलो करना, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं नोट्स है उसको थॉरली रिवाइज करना और हर टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके देना। कोई भी टेस्ट में ये भी नहीं होता कि अगर मार्क्स कम आने का डर है तो उसे ना दो, हर टेस्ट को मैंने खुद ही दिया। और ये अच्छी बात मेरे साथ थी कि मैंने बायो की कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की सिर्फ की थी, तो अच्छा खासा टाइम मेरे पास रह जाता था, 3 दिन मुझे आना पड़ता था और 1 दिन एक्स्ट्रा क्लास। तो बायो का मैंने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और थोड़ा बहुत जो मैटर बाहर से रहता है वो भी थोड़ा किया। यही रही हमेशा शुरुआत से कि भले कम रहो लेकिन अप टू डेट रहो, जितना कोर्स है अपना उतना डिसाइड कर लो। और सर के डीएलएफ ऐसे केमिस्ट्री में भी जो आपके उनको 3 बार 4 बार में ऐसा लगा के और उस पर फोकस होते हैं और एग्जाम के टाइम पे फिर रिवीजन इज मस्ट एंड अबव ऑल टेस्ट इज मस्ट, ये मेरा कहना है। मैं आदिल अख्तर, मेरे नंबर है 592 और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी पढ़ते हो वैसे अपने हिसाब से पढ़ो, कि ऐसा नहीं है कोई स्पेशल करना होता है। इतना ज़रूर है कि लगना पड़ता है, कायदे से बहुत अच्छे से लगना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आते फिर भी लगना पड़ता है। कई बार लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि ये नहीं होगा, बना देगा, ये तो कुछ नहीं है। आप अच्छे से लगे करके होता है, सब कुछ होता है, आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकते। और जो स्ट्रेटजी है, सारी चीज़ें हैं, आप कोचिंग में हैं, सर का वहाँ है, उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। हमको सर ने ही गाइड किया था, हम जहाँ भी रहे जैसे भी रहे टोटली उन्होंने गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं इनका बहुत थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया और इनसे बात भी करता था, यहाँ रहा तो भी नहीं रहा तो भी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भी बैठते हो। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बार इस साल कॉलेज आएंगे और उनके साथ होंगे। यही कहना चाहता हूँ, मेरे 20 साल आपके साथ हैं। I'm Mohammad Kinamuddin, 610 marks, state rank 2717, all India rank and BC rank 703। मैं स्ट्रेटजी के बारे में यह बताऊंगा कि अपनी स्ट्रेटजी आप लोग खुद बनाइए। स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी, किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेटजी बनाने का, तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। और मैं ये कहूँगा कि शुरुआत के दिनों में टाइम तो वैसे भी कम होता है, 7 से 8 महीने का टाइम रहता है, तो इसमें अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाइए। और ये कहूँगा कि आप तीनों सब्जेक्ट को डेली पढ़िए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जब तक पैरल लेकर नहीं चलेंगे तब तक पीछे छूटता जाएगा, बाद में कवर नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत दिनों में आप सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए और
इस तरह से आपका पिछड़ेगा नहीं। और सारे टेस्ट और डीएलएफ जो हो कम से कम उनको 2-3 बार रिवाइज करिए। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि इतना कम टाइम रहता है एग्जाम में। और जो लास्ट के दिनों में 2 महीने का टाइम रहता है उसमें आपको बस क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। और सही से थ्योरी को रिवाइज करके कॉन्सेप्चुअली और लिमिटेड क्वेश्चन लगाएं, सीमित क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चक्कर में न पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा कि आप दोबारा उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे हर टॉपिक में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स हो। और टाइम के लिए तो बहुत बुक्स हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस लेकर फिर रिवाइज बाद में नहीं कर सकता है, सबसे ज़्यादा ही परेशानी होती बात में। तो आप जो भी सिलेबस रिवाइज कीजिए उसको अच्छे से पढ़िए और फिर उस पर अच्छे क्वेश्चन लगाइए, और इसी तरह आपको तैयार होगा। ये एक क्वेश्चन और था बच्चों का, बात करें पढ़ाई को क्रॉस चेक कैसे करें? देखिए, पढ़ाई को क्रॉस चेक करने के लिए आपको इवेलुएट करने के लिए कोई ना कोई सीरीज आपको लगानी पड़ेगी, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बगैर टेस्ट के खुद को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे आपको, तो आप लगातार टेस्ट देते रहिए और कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होगी तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कर रहे तो डाउट आते हैं, ठीक है, वो फिजिक्स में भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं, और कोचिंग मतलब नहीं भी कर रहे हैं तो भी डाउट्स आते ही हैं। उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसको कैसे रिजॉल्व करें? टीचर्स हैं एंड कभी भी टीचर्स से क्वेश्चन पूछने में मैंने शर्म नहीं की, वो भले डांटते हैं मुझे लेकिन कभी नहीं, हमेशा पूछा। मतलब कभी भी कहीं भी सर से टाइम लेके एक क्वेश्चन पूछने के लिए मैं गोपीनगर से आ जाती थी, एंड बस ऐसे ही करते करते डाउट्स क्लियर होते गए। और बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं लगाती थी, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लगाती थी एंड उसी को बार बार सॉल्व करती थी। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन हम उसी टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व करें। उससे बेहतर है कि हम अलग अलग टाइप के कम क्वेश्चन सॉल्व करें। डाउट्स के लिए मेरे हिसाब से तो जो भी डाउट आया उसको उसी का मार्क कर लेना चाहिए और अगले ही दिन फॉरेन टीचर से पूछ लेना चाहिए। और हम हमेशा यही करते थे कि फिजिक्स में तो सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, और केमिस्ट्री वाले सर के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि वो बाहर चले जाते थे, लेकिन फिर भी हम उनका वेट करते थे, मार्क करके रखते थे। अगर मार्क करेंगे तो वो डाउट में हमेशा याद रहेगा, वो क्वेश्चन मार्क जब भी आप लर्न करोगे तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो वो डाउट आपका कभी बचता नहीं है। जब तक वो क्वेश्चन मार्क रहता है तब तक हमें याद रहता है कि हमें ये पूछना है। तो क्वेश्चन मार्क बना लेना बहुत अच्छी चीज़ है मेरे, क्वेश्चन मार्क बना लिया और जब तक वो डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक उसे इरेज नहीं करते। तो इसलिए टीचर्स के पीछे भागना पड़ता है, कुछ टीचर्स के पास टाइम नहीं होता है, पर क्योंकि हमारा डाउट है तो हमें क्लियर करना ही है। डाउट्स के लिए मैंने आसिफ सर को हमेशा मतलब कहा है कि वो हमेशा रेडी रहते थे बताने के लिए, और ये रहता था फ़ोन पे भी मैं कभी कभार कुछ चीज़ें रहती थी जो फ़ोन से क्लियर हो जाए तो मैं उससे कर लेती थी। और ये भी बात रही कि जो भी आप लोग टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग को नहीं आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होता है कि टेस्ट दिया लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो सर से ज़रूर पूछें। और केमिस्ट्री में तो हमारे सर भी अवेलेबल, दोनों ही टीचर्स हमको हमेशा अवेलेबिलिटी दी है। फिजिक्स में सर तो बहुत ही ज़्यादा मार्क भी देते थे लेकिन हमेशा हमने पूछा, उसको बहुत पिटी हूँ मैं उनसे फिजिक्स में। और यही चीज़ है बायो के लिए ये कहूँगी कि जैसे कि मटेरियल पढ़ लिया है उसके बाद आपको देखना है कैसे आपने किया, तो अच्छी बुक्स तो आती हैं और आए हुए पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको सॉल्व कर लीजिए। और फिजिक्स में ज़्यादा इधर उधर की बुक्स मत लगाइए, सर के डीएलएफ खुद ही इतना काफ़ी होता है और बुक दोनों को लगा लिया तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आए हुए 10 ईयर्स के पेपर लगा लो तो बहुत अच्छा है बस। और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी को रिवाइज करते रहिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट के क्वेश्चन जितने हैं उसको 2-2 बार लगा लीजिए। और फिर लास्ट में जो टाइम आता है मार्च अप्रैल का, उसमें वही क्वेश्चन आपको जो फंसे हैं उसको देख लीजिए, ताकि वो पता चल जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे मुझे रुकना पड़ रहा है। बस उस हिसाब से मैंने अपने डाउट्स किए डाउट लगा था। तो आखिर में जब रिवाइज करें टीचर्स अवेलेबल रहते थे हमेशा। आसिफ सर कभी भी किसी समय आ जाओ या शाम तक कभी भी आ जाओ, वो हमेशा बताते क्वेश्चन अच्छे से बताते थे। बाकी टीचर्स भी हमेशा आपको जहाँ बैठने वहाँ अवेलेबल रहेंगे। केमिस्ट्री की बायो की ज़्यादा नहीं किया क्लास, तो
तो गाइड्स में कोई क्वेश्चन जो फंस जाते थे, नेट पे सर्च कर लिया, या कुछ दोस्त ऐसे होते थे जिनसे पूछ लिया, तो वही सब है। अच्छे दोस्त होंगे आपके कई, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और यही है कि मार्क कर लीजिए, आखिर में जब रिवाइज करिए तो वही क्वेश्चन को जरूर लगाइए, और कई बार लगाइए, आपको वही लगाइए। डाउट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डाउट आपके जो भी बनते हैं, स्पेशली जो टेस्ट में बनते हैं, तो टेस्ट का डाउट कभी पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट में जो आप 3 घंटे बैठते हैं वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं, और वो आपका जो भी होता है टेस्ट जो भी जैसे भी कोई देता है वो बहुत ही सीरियसली देता है। तो आप टेस्ट को पहले सीरियसली लीजिए, और उसके डाउट को कोई डिपेंड नहीं कीजिए। डाउट को कोई डिपेंडिंग नहीं रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से वो हल होना चाहिए, चाहे दोस्त के साथ हो, किसी और के साथ हो, चाहे रिक्वेस्ट करके हो, चाहे आपको कोई ये समझ लगे तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप करो, पूरा करो। डाउट पेंडिंग रहते हैं, आपके फिर से उठते हैं, वहीं उठते हैं। तो फिर आपकी वीक है, वो बार-बार ये कहे कि आप बार-बार क्वेश्चन अच्छे लगाएंगे, 10-20 क्वेश्चन लगाए, 25 क्वेश्चन लगाए, बॉल काटने में आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। डाउट से क्लियर होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। सही नहीं जा रहे, तो डाउट तो होंगे, लेकिन डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, डाउट को कलेक्शन ना होने दीजिए। अगर बहुत डाउट आपके हो गए तो आप बाद में पूछ नहीं पाएंगे फिर, और बाद में वो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक के बाद क्वेश्चन लाने के बाद जो डाउट है आप तुरंत पूछिए, क्योंकि वो थ्योरी इतना ज़्यादा रहती नहीं है दिमाग में कि आप बाद में उस डाउट को अच्छे से समझ पाए। तो डाउट का कलेक्शन ना होने दें और फौरन पूछिए। मतलब समझ रहे हैं आप कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, या फिर जो है कभी ऐसा हुआ कि उससे बिलीव खत्म हुआ कि नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, या फिर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो लेवल की नहीं है, उससे कैसे बाहर निकलें? और टीचर्स मतलब बेसिकली आसिफ सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, बहुत मोटिवेट किया। एंड और बस अपने मतलब आप उन बातों पे आप ध्यान देते थे या इग्नोर करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते थे? नहीं, मैं हाँ कभी जैसे आपने किसी तो उस वक्त ध्यान जाता ही है, लेकिन हाँ उस चीज़ पे आप लेके बैठिए मत, उसको अलग सेंस में लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए, और उस पर आगे काम करिए कि हमको उसे करके दिखाना है जिसने हमें डिमोटिवेट किया है। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ रहे हैं, एंड यस मैं आज जो भी हूँ, जितने भी मेरी रैंक है, वो सब मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स की वजह से है। थैंक यू। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, पर सबका अपना तरीका होता है फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का। और मेरा तो था एक पेपर और एक पेन, क्योंकि मैं लिखना बहुत पसंद था हमेशा से ही, तो हमें जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है हम तो हमेशा से ही चाहते थे कि हम कुछ भी बनता है, लेकिन हम साइड पे एक राइटर रहेंगे हमेशा, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन हमेशा लेकर निकालते थे अपनी डायरी में, और वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें जो भी जिसको कहना है वो हम आराम से लिख सकते हैं बिना किसी से बोले, बिना कुछ करें। तो मेरी आदत है हम कभी किसी चीज़ की डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं, खुद ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं पेपर पे पेन यूज करके। बस मेरे हिसाब से ये तरीका है। मोटिवेशन की बात अगर करें तो सर भी इतना मोटिवेट क्लास में कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पढ़ाई करते करते खुद ही ये लगता है कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, पूरा ईयर का वो रहता है कि वेस्ट चला जाए कि ना चला जाए। मुझे खुद बहुत ही हमेशा से एक ये रहता था कि हाँ 80% तो लगा कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन 20% फिर एक ये लगता था कि नहीं पता नहीं कट ऑफ कब जाए, कहाँ जाए, कैसे हो। तो मतलब डर तो हमेशा ही रहता है, लेकिन बस ये है कि डर को हमेशा थोड़ा कम ही रखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल एक लेवल पर रखिए कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है कि मतलब हर चीज़ मैंने पढ़ ली है, तो मैं क्वेश्चंस कर लूँगी, बस इतना ये रखिए। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ तो आके मुझे काफ़ी अच्छा मिला, जैसे मैंने पहले कोचिंग करी थी आकाश में, तो वहाँ पे था अच्छा सब कुछ, लेकिन जैसे यहाँ से टीचर्स से इंटरेक्शन, और शाहिद सर भी मुझे बहुत ही क्लोजली जानते हैं, इन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम करो तो तुम हमेशा कर सकते हो। मेरा परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन रहता था, तो फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं ज़्यादा होता, लेकिन हाँ होता था जब क्वेश्चन सर के दिए हुए नहीं आते थे, वो टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते थे, तो वही सर खुद ही कहते थे कि मेरे टेस्ट में अगर तुम इतना ला रही हो तो वहाँ पे यू विल बी सेलेक्टेड, हो जाएगा, बस इतना है।
मोटिवेशन की बात रही तो मेरे पास तो एक ही काम था, मैं सीधे सबके पास फोन घुमाता था। और इस चीज़ की वजह से हमेशा क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं हमेशा दुखी रहता था। जैसे दूसरे तीसरे दिन और अमरदीप सर के पास फोन मिला देता था मैं कभी कभी, साहिद सर से बात करता था। सभी लोग मेरे मदद की यहाँ पे, सभी लोग साथ में रहे। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा साथ रहते हैं। घर में बात करता था, वो भी करते हैं, होता है ठीक है, नहीं होता है ठीक है, मतलब वो पढ़ाई जैसे चल रही है, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपके परिवार वाले साथ रहें। इनसिक्योरिटी मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसी को नहीं होगी यहाँ पे। तो सर के पास फोन घुमाता था तो उनसे इंटरेक्शन रखा था कि सर कैसे बताएं, तो कैसे करें, तो वो इस हिसाब से समझाते थे कि सब चीज़ सर ने हमेशा हर चीज़ में पढ़ाई से लेके मोटिवेशन से लेके अपनी मदद से करते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आ जाए सर हम उस सही को पकड़ते हैं। सिलेक्शन हो रहा है ठीक, उस पर ध्यान दें या फोकस करके स्टडी करके सिलेक्शन दें? मतलब ध्यान देना चाहिए उन बातों पे जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उन बातों पे जो हमारे लिए ज़रूरी है सिलेक्शन? सिलेक्शन तो होता ही रहता है, बहुत सारे उसके करते हैं कारण मतलब अपनी पढ़ाई तो मगर डिस्ट्रैक्शन से कुछ होना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन से ये है कि आप बहुत पीछे निकल जाएंगे, बेकार हो जाएगा। और आपको करना अगर अल्टीमेटली यही आपके पेरेंट्स और लोग वो किए होते हैं, उम्मीद होती है उनको कि आपको करना है, तो आपने इन डिस्ट्रैक्शन का हटना पड़ेगा। और कोई कुछ भी कहता है आपको फर्क क्या पड़ता है, भाई घर वाले हमारे साथ है, पेरेंट्स मेरे साथ है, काम करें और हमको उसके बाद कंटिन्यू करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था, मैं बहुत ही इंटरेस्ट था, ये बहुत ही बुरी कंडीशन थी। इस तरह से मेरी रात में बात हुई थी, एग्जाम के दिन पहले रात को जो पेपर होता है तो मैं नहीं याद करना चाहता, बट सर ने यही कहा था कि मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं सोने जा रहा हूँ, सही है, सब कुछ ठीक है सर, सोने जा रहे हैं, पापा बात हुई तो मैंने कहा ठीक है। नींद नहीं आ रही, आते आते ये ऊपर 3 बजे तक रात में मैंने पापा को कॉल किया, पापा ये तो पूरा मुझे नींद नहीं आ रही, अपना क्या तुम बताओ, मैं यहाँ कैसे काम होगा। मैंने कहा कोई नहीं बताया क्या किया जाए। उन्होंने कुछ चीज़ बताई, मैं छुट्टी सुनने गया 6 बजे तक सोया। और मेरा कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे आके घर में अंदर जगाया, मैं रूम खुला सो के सोया था 8 बजे, और मैं 8 बजे 2 घंटा सो के यहाँ पेपर देने के लिए बायोलॉजी के 2-4-5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे गलत जो नहीं होना चाहिए। और इस बार मैंने बायोलॉजी के जो क्वेश्चन सही हुए हैं 90 में से 85 क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रही कि हाँ अब नहीं होगा, क्या किया जाए, ऐसे वैसे पापा का ऐसा प्राइवेट में क्या मतलब ये अगर हमने नहीं किया, हमने कहा नहीं पापा ठीक करना तो यही है, करेंगे बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्यों लगे अच्छे मार्क्स है, ठीक है फाइव में क्या देखिए डिस्ट्रैक्शन तो होता है, ये सबको एग्जाम से पहले सबको डर लगता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम से पहले सबको डर लगता है कि फेल ना हो जाएंगे। और इसमें मेडिकल की प्रिपरेशन में तो अवसर ही रहता है, क्योंकि आपके दोस्त रहते हैं, सच्चे दोस्त जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। नहीं होगा आप क्या करोगे पढ़ाई करके, 1-1.5 महीना बचा है, 2 महीना बचा है। 1-2 महीना बचा है, क्या प्रिपरेशन करोगे। लास्ट टाइम में अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ या आप डिप्रेस हो गए तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, आपने चाहे जितनी मेहनत की हो पूरे साल। तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और डिस्ट्रैक्शन तो तभी आता है जब आपने पढ़ाई नहीं की है पूरे साल, या आपने प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर कर लिए पहले से तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। और किसी के बहकावे में मत आए आप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे घूमते रहते हैं जो खुद तो पढ़ते नहीं है, बाद में आपको लास्ट टाइम में आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है तो इसका भी किसी तरह से रोक दें, बहुत से लोग होते हैं। तो आप लास्ट टाइम में डिस्ट्रैक्ट मत होइए, किसी के चक्कर में पड़िए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी तमाम पढ़ने लोग जाते हैं कि एज लिमिट लग गई, अटैम्प्ट लग गए, पिछली बार बहुत से लड़के इसी चक्कर में डिप्रेस हो गए और उनकी परफॉर्मेंस चली गई। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए जब तक लास्ट डिसीजन CBSE या किसी का नहीं आता है, आप उसका पढ़ाई करिए। डिस्ट्रैक्शन से परफॉर्मेंस तो आपकी गिरी जाएगी। तो मैं कहूँगा कि लास्ट पूरे साल पढ़ाई करिए, आपको डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आएगा। पापा ने हमसे ये कहा था तो हमने स्टार्ट किया
पापा ने कहा था अपने लिए तुमने जो एक मंजिल ढूंढ ली है तुम उसी रास्ते पर चलते हो और उस रास्ते से तुम्हें कभी लेफ्ट या राइट मोड़ कर देखते। और हमने ये बात पापा की हमेशा याद रखी कि हमें एमबीबीएस करना है तो वही करना है। उसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं सोचा, सब बोलते रहे ड्रॉप करियो बीएससी के लिए मिलेगा। हमें फ्रस्ट्रेशन होता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। इस बात पर हमने काफ़ी बार सोचा कि हम जाकर एक बार बीएससी में एडमिशन ले लें, लेकिन उससे भी मेरी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है क्योंकि बीएससी के एग्जाम पढ़ी सब आसपास ही पड़ता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमने हमेशा अवॉइड किया, हमने लोगों की बातों को इग्नोर करना शुरू किया कि अब जो कह रहा है ठीक है, हमने जो अपने लिए किया है वो सही होगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरे लिए यही बेस्ट होगा और इस बार क्वेश्चन ये है बच्चों का कि क्या कोटा जाने से ही सिलेक्शन होता है या लखनऊ में सिलेक्शन पॉसिबल है? क्योंकि आप लोग कोटा और मतलब और कोचिंग से की इसलिए आपका ध्यान कहाँ है, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आपके अब टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स का बेसिकली ये है, टीचर वही अच्छा होता है जो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ा दे, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। और आसिफ सर ने हमेशा मतलब एकदम सटे चैप्टर्स जैसे कि एसी वगैरह उसमें भी इतना अच्छा पढ़ाया कि मतलब मेरा मन करने लगा पढ़ने के लिए। वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व आप ही को करना है। बेसिकली आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होना चाहिए सब्जेक्ट में, वो मैटर करता है। और कोटा अगर आप कोटा चाह रहे हैं तो आपको वहाँ जाके एडजस्ट करने में भी टाइम लग जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। वहाँ सितंबर अक्टूबर दिसंबर आ जाएगा, आप वहाँ पे हॉस्टल दौड़ते भागते ही रह जाओगे, अपना शेड्यूल मेंटेन करते रह जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप पढ़ने के लिए आपको माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए और इस तरह की बात दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, वो नीड। आपका इस चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए हमें खाना पीना कैसे है, रहना कैसे है, वहाँ एडजस्ट कैसे करना है एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप कोटा जा रहे हैं 2-3 साल लेके जाइए हाँ एग्जैक्टली, उतना अटेम्प्ट भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही बेकार है वहाँ जाना। कुछ नहीं होता, हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमसे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं अमरीश सर ने पास सर बहुत अच्छे हैं और आसिफ सर को भी घनश्याम सर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से टीचर्स तो सारे अच्छे हैं, हम जिससे पढ़ रहे हैं वही हमारे लिए बेस्ट है, उन पर ट्रस्ट करें, उनके क्वेश्चन पर ट्रस्ट करें और बस। कोटा जाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। कोटा जाने का मतलब इतना नहीं होता है कि वहाँ पे श्योरिटी देती है सिलेक्शन की, यहाँ पे रह के कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, ये नहीं होता है कि यहीं पे सिलेक्शन होना है। वो तो खुद पे डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ा है, कितना फोकस है स्टडीज पे। और ऐसा एक एग्जाम्पल ये भी, पिछले साल मेरी फ्रेंड मेरे ही लेवल की थी, सब कुछ सेम था, वो कोटा चली गई। इस बार उसका मार्क्स बिल्कुल भी बेकार है, मतलब कि उसका डाउनफॉल हो गया। जितना मेरा 120 प्लस मार्क्स हो गया इस साल, एक साल में मेरा 125 प्लस मार्क्स हो गया और उसका काफ़ी गिर गया कि वो 450 के आसपास हो गई। तो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था कि ऐसा कैसे। लेकिन वो चीज़ मैं नहीं कहूँगी कि कोटा बहुत ही बेकार कोचिंग है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये है कि किसको क्या सूट करता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ मेरा घर खुद का है तो मेरे लिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। और मुझे तो ये लगा कि मैंने पहले इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करे थे जहाँ पे पूरा पैकेज रहता था पीसीटी का, लेकिन जब मैंने इंडिविजुअल ज्वाइन किया तो मुझे लाख गुना अच्छा लगा कि कितना ज़्यादा इंटरेक्शन टीचर्स का रहता है और पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी रहती है क्योंकि हर टीचर पूरा लेवल का यहाँ पढ़ाते हैं। और जितना भी इंस्टीट्यूट में है बुक्स बांट दी जाती हैं, मटीरियल आपको पूरा दे दिया गया है, तो वो सबसे बैकलॉग होता है स्टूडेंट के लिए। उसमें थ्योरम्स लिखे हैं, सारा कोचिंग का मटीरियल लिखा हुआ है, लेकिन वो स्टूडेंट बुक्स लेके बैठेगा तो 2 पन्ने पढ़ के उसे नींद आ जाएगी। और जो टीचर्स लिखवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, उसको आपने खुद की हैंडराइटिंग में लिखा है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप तो उस पर मार्क भी कर लेते हो, किसी पे स्टार लगा लेते हो, किसी पे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आप फायदे में रहते हो। और कोटा जाना तो वो तो किसी का भी डिसीजन हो सकता है, वहाँ पे भी मेहनत करिए, यहाँ पे भी करिए, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इस चीज़ में मेरा यही कहना है कि जैसे कि सभी आप लोग को बताते होंगे, अगर नया बैच है तो अभी आगे बताएंगे कि 100% में 50% ये होता है आप क्या करते हैं, 20% डिसाइड करती हैं कोचिंग्स या बाकी सारी चीज़ें। मैटर ये करता है कि आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं, कैसा पढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटजी है।
आपकी लगन है उसमें कि नहीं। तो मेन यही है कि कोटा जाने से सिलेक्शन नहीं होता, उल्टा मैंने देखा है कि कोटा अगर 100% बच्चे गए हैं उनमें 90% बेकार होके आते हैं, पहले से डिग्रेड होके आते हैं, 10% होते हैं कुछ बन के आते हैं। तो यही सब चाहिए। बात कोटा खराब है यानी बात है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं, आप कितना खराब बनना चाहते हैं, तो वही चीज़ मैटर करती है। और कि कोटा या लखनऊ से मैटर नहीं करता। और यहाँ सर के यहाँ जितनी सारी कोचिंग है, यहाँ तो सर का सपोर्ट बहुत अच्छा है हमेशा हर चीज़। और बाकी सारा जो स्टडी मटेरियल वहाँ का अच्छा होता होगा, लेकिन यहाँ का जिससे आपने DLF बनाया है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा DLF की अगर आप कम से कम 2-3-4 बार और एक बार एग्जाम से पहले सॉल्व कर लें तो एटलीस्ट 120+ नंबर तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आराम से आ जाएंगे। मतलब ऐसा मत करिएगा खाली DLF की लगाइएगा लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि इतना तो करिए। और बाकी सब ये जो आप करना चाहते हैं आपके अंदर से, मैं स्वामी विवेकानंद की एक लाइन कोट करना चाहूँगा, मेक वन आइडिया योर सेंट्रल थीम ऑफ लाइफ, लिव ऑन इट, ड्रीम ऑफ इट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर इट। पिछले सालों में इसी क्लास में आप लोग बैठे हैं, कभी बैठा करते थे साइड में, पहले इधर बोर्ड हुआ करता था तो बैठा करता था। तो इस साल में जब नीटू हुआ उसके बाद रिजल्ट रुकी रहा, उसके बाद मैं कोटा ही किया था और 5-6 महीने नहीं रहे, मगर उस शख्स से मेरी बात हुई थी सारी चीज़ों की सब कुछ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग यहाँ घर होता है तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, सही चीज़ होती है, सबको सारी बातें होती हैं। मेरा यहाँ है गरीब है, मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से भी हूँ, यहाँ से भी हूँ, बट फैमिली मेरी बाहर रहती है, तो घर पर मैं अकेले ही रहता था। बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करनी थी। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए मैं ये बात कोटा चला गया था और वहाँ मैं जाके 6-7 महीना करीबन रहा हूँ, 6-7 महीना रहा। और उन 6-7 महीने में क्लासेस तो मैंने बहुत ही कम लिया है, कुछ तो सीरीज क्लास ली है, कुछ ऑर्गेनिक क्लास, बाकी तो क्लासेस बहुत कम ही ली है, बहुत ही कम ली है। और टोटली मैं वहाँ बैठ के खुद से ही पढ़ता था, जितना भी पढ़ना होता था और कुछ शॉर्ट में पढ़ता था। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा, बस किया, 1 घंटे पढ़ा रेस्ट किया, आधा घंटा रेस्ट किया, खाना खाया, ऐसे पढ़ाई करते थे। और कहीं मैटर ये कुछ नहीं करता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कोटा पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ना होगा आपको पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, मुझे लगना पड़ता है तो होता है। इस बार मेरे खुद छोटे भाई लोग हैं उनको मैं यही डालता हूँ, मैं कोटा नहीं प्री करता हूँ, मुझे पता है इसका मामला बहुत डाइल्यूटेड है। तरुण भाई ने भी बात की तो बिल्कुल सही कहा, डिग्रेड भी हो जाता है, हमको पता है। जो अपग्रेड होता है वो खुद ही से होता है, वहाँ कोई ऐसा कुछ घोल के पिला नहीं किया जाता है या आप जाकर पी लोगे और अच्छा हो जाएगा, करना खुद ही पड़ता है। तो कुछ मैं अपने मेरे भाई की कोचिंग में आप ही साथ बैठे हैं, वो लोग उनको भी यही डालता हूँ, तमिलनाडु से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। कोटा एक ऑप्शन था कि वहाँ डाला जाए, मैं नहीं डालता हूँ, मुझे सर पे ट्रस्ट है, अपने पे ट्रस्ट है, उनको ट्रस्ट है। क्योंकि पढ़ाई जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कोटा में लोग जाके खुद को पहली बार अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग चोरी करने लगते हैं कोटा में जाके। आप कहीं भी रहिए कुछ पढ़ाई के लिए और जो भी DLF या स्टडी मटेरियल ज्ञान आपने देखा है तो कोटा से कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि अपने खुद से आप पढ़ाई के लिए। हम अपनी बात बताते तो आपने कोई भी सीरीज ऑल इंडिया ज्वाइन ही नहीं की थी, मैंने ये लोकल सीरीज ज्वाइन की है बस। बाकी एक नोट्स हैं, सर के असाइनमेंट्स हैं, DLF हैं और यही सब किए बस, कोई ऑल इंडिया नहीं। लोग कहते थे टेलेंट ज्वाइन कर लो, आकाश है, पाताल है, कोई नहीं होता है। तो कोटा ज़्यादा बेहतर है, आपको यहीं में रह के पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ घर से इतनी दूर होने के बाद घर वाले भी इतना केयर नहीं कर पाते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि लखनऊ बेस्ट है या आसपास के जो लोकल इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि कोटा में जाके बहुत ज़्यादा कुछ गेन नहीं कर पाते। मेरे कई दोस्त कोटा गए और फिर लौट आए, यहाँ फिर प्रिपरेशन की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा हो कर पाए जितना यहाँ रह के कर पाते हैं। आपने तो अभी बताया कि आपने ज़्यादा केमिस्ट्री की क्लास नहीं की थी, मैं ये पूछूंगा कि आप केमिस्ट्री को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे पढ़ाई करते थे केमिस्ट्री? और रखिए सबसे टॉप पे क्या वही रखिए कि इनऑर्गेनिक की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी। पी ब्लॉक जैसे ही होगी, पी ब्लॉक एस ब्लॉक किसी का मन नहीं करता पड़ता है। सरफेस केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, जैसे की बात है सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, ये सब चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिफोर दिसंबर
अच्छे से सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए सिर्फ एनसीईआरटी से। बाकी फिजिकल आप टीचर से करने वाला अच्छा ही कराएंगे, ऑर्गेनिक अच्छी पढ़ाएंगे, मेन टेंशन होती है इनऑर्गेनिक की, ये सारे पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब आपको लगेगा पहले कि बहुत अजीब है, पढ़ने के मन नहीं लगेगा, लेकिन आप पढ़ देंगे ना तो एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है, अच्छे से आप समझ जाएंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। फिजिकल और ऑर्गेनिक में आपको मेहनत करनी है, अच्छे से क्वेश्चन लगाना। बाकी केमिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी इस्तेमाल करूँगा, उसके अलावा बाकी करें आपको मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बेस्ट कि आपने यहाँ पे क्लासेस की, ठीक, यहाँ की बुक्स वगैरह जो भी अभ्यास पे सीरीज ज्वाइन किया, तो इन सब चीज़ों में क्या ये हेल्पफुल था? क्या वो उस क्वालिटी का था कि आपको जो चीज़ है वो अचीव करा? Marks in physics and 78 marks in chemistry and 301 marks in bio. And इस साल है 156 in physics, 158 in chemistry and 301 in bio. कहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है? मैंने मतलब DLF सॉल्व किया कई बार, सॉल्व किया, मुझे याद भी नहीं है कितने बार, और नोट्स इतने बार पढ़ी कि शायद वो याद नहीं और बस, और बाकी कोई मटेरियल सॉल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं सॉल्व किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया। एंड केमिस्ट्री के लिए हाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, फिजिक्स एनसीईआरटी मुझे समझ नहीं आती, केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, सब चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ। और मतलब और बायो के लिए मैंने बायो भी एनसीईआरटी से पढ़ी। एंड अगर किसी को बायो में, मेरे तो मार्क्स कम है 301, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है पिछले साल से, सो अगर किसी को लगता है कि उसको और अच्छा करना है तो आप बाकी मटेरियल्स ले सकते हैं, लेकिन बेसिक बुक आप बेसिक बाइबल एनसीईआरटी को ही मानिएगा। और किसी भी बुक अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए और फिर दूसरी बुक्स पे। एंड फिजिक्स के लिए DLF एंड मॉड्यूल एंड जो भी नोट्स हैं वो पढ़ने चाहिए। थैंक यू। मटेरियल था वो एक्चुअली में बहुत अच्छा था, DLF तो वाकई बहुत अच्छा था, रिविजन के लिए वो बेस्ट थी। सर ने बोला भी था कि DLF की रिवाइज करना है और DLF में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं तो रिविजन के लिए वो बेस्ट होती है। प्लस यहाँ पर जो अभ्यास टेस्ट सीरीज थी उसको बहुत ऑनेस्टली सॉल्व किया, हमने जब भी टेस्ट किया, मेरा प्रिपेयर हो या ना हो, जैसे भी मार्क्स आए टेस्ट दिया और उसके बाद उस टेस्ट पेपर को अच्छे से एक बार घर पे भी सॉल्व किया। तो टेस्ट पेपर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही अच्छे लेवल के, बायो और केमिस्ट्री भी, फिजिक्स में बायो और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ के मटेरियल डेफिनेटली बहुत है। मटेरियल पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा है, मैंने खुद ही देखा, जब मैंने देखा था मैं शॉक में कहती थी सर पिछले साल मिल जाता तो हम लोग शायद और ज़्यादा स्कोर कर लेते, क्योंकि उसमें सारे ईयर लिखे रहे हैं, मतलब कि कब ये क्वेश्चन किस टाइम पे आया है, किस साल पे आया है, और साथ में IIT का भी दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक डर रहता है ना कि IIT तो आया क्वेश्चन है, और IIT तो सबसे ज़्यादा रहता है कि मेडिकल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस बार तो सबके सोल्यूशन दिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर्स से जैसे हम लोग नहीं ले पा रहे तो सोल्यूशन रह रहा है साथ में, खुद ही सॉल्व हो जाएगा, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे काफ़ी फायदा मिला, मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे दिए थे, बस लास्ट में मुझे आने जाने की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो फिर मैं लास्ट में ही दे पाई थी, जो अप्रैल का लास्ट में टेस्ट था, क्योंकि फिर नीट बहुत पास ही था, तो फिर मैंने सोचा कि अब ज़्यादा नहीं दूँ, तो तभी मैं सर के कॉन्टैक्ट में रहती थी, मैं क्वेश्चंस लगाती रहती थी और आई में क्वेश्चन ज़्यादा लगाती थी और नोट्स तो रहती ही था, अपना थरो नोट्स थे मैं थी। बायो के लिए मेरा 308 मार्क्स था, पिछले साल से मेरा इंक्रीमेंट हुआ, और जबकि मैंने खुद से बायो पढ़ी, उसके लिए बस यही था कि मैं एनसीईआरटी की सारी लाइन्स याद है, आज भी मुझे सारी ईयर्स याद है, क्या मतलब एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, किस पेज पे क्या है, टोटली मुझे याद है। यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में पूरी एनसीईआरटी सेव थी, जब भी जैसे कोई बोल देता कि ऐसा नहीं, तो मैं खुद डर जाती थी कि अभी दिखाती हूँ उनको मेरे पास है। तो वो चीज़ है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि 2 बुक हैं एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी पढ़ने से 300 तो आ ही जाएगा, क्योंकि इतना तो आ ही जाएगा, और बाकी जो बाहर के क्वेश्चन तो हर साल थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन तो मान के चलिए, इस बार भी थोड़ा बहुत था, इकोलॉजी में बाहर का था, तो उसकी वजह से ये टेंशन ना लो कि नहीं बाहर का बहुत ज़्यादा पढ़ो, उससे आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट और डिविएट होगा। यहाँ सर खुद ही मुझे बताते थे कि एनसीईआरटी पूरी तुमको याद नहीं चाहिए, खुद ही डरा देते थे कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूँगा कभी भी, तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन रखती थी। फिजिक्स में तो मेरा पिछले साल बहुत ही बुरा स्कोर था, सिलेक्शन उसी वजह से मेरा 56 मार्क्स
89 ठीक था, इम्प्रूवमेंट जो भी था। केमिस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा रहा, 147 आ गया मेरा। तो केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि हाँ, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट उसमें आ रहे हैं, बहुत अच्छा केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, उसको आप फॉलो करोगे तो आपको खुद ही इसको, जैसे फिजिकल में डर होता है कैलकुलेशन की वजह से, सबको ही होता है कि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आपका आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको 10-12 तक क्वेश्चन दे देंगे। और ऐसे क्वेश्चन है कि आप देख के या दे दोगे। मैं तो देख के आंसर दे रही थी, इतना मेरा परफेक्ट हो गया था केमिस्ट्री। और हर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस थैंक यू। करता था उसको जाके फिर से घर पे लगाना, और घर पे लगा के जो नहीं आए वो सर से जाके पूछना। तो टेस्ट में पहले ही बता था, टेस्ट इज मस्ट, टेस्ट तो सबसे ऊपर है। और प्लस डीएलएफ रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। फिर फिजिक्स की बात करें, डीएलएफ एकदम मस्ट है। और टेस्ट में जो केमिस्ट्री और बायो भी आती है, अस्पताल में बताया, वो भी एकदम लेवल के रहती थी, कहीं आप एलन से कम नहीं पाएंगे। हाँ, ऑर्बिटर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको लगता है थोड़ा और चाहिए। वैसे हम लोग अभ्यास ही लेते थे ज़्यादातर, उसी में अच्छा करने की कोशिश करते थे हमेशा। और जो भी नहीं आए वो सर से जाके पूछना, यही सब रहता है। बाकी आपकी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से करिए, और थोड़ा ठंडा रहने की कोशिश करिए, ज़्यादा पैनिक मत करिए कभी, क्योंकि मैं सब इसी वजह से मेरा थोड़ा कम हो गया। तो मैं बहुत पैनिक करता था, आगे तक पैनिक किया मैं। तो अगर थोड़ा ठंडा रहता तो हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाता, लेकिन ठीक है, सब होता है। बस ये रहिए कि इतना तो बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, अप टू डेट रहेंगे और काम करते जाएंगे, फेथ रखेंगे अपने पर, टीचर पे, ऊपर वाले पे, तो सब सही होगा। सही है, कोई ऐसा नहीं है कोई गड़बड़ है या सही है। बट अगर आप यहाँ कोचिंग करते हैं और यहाँ के इंस्टीट्यूट करके, मैंने भी देखा भी और पिछले बार भी देखा है, बहुत अच्छे से बनाया जाता है। उसमें बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स के क्वेश्चन होते हैं, IIT के होते हैं, JEE के होते हैं, एम्स के होते हैं, और वैराइटीज बहुत होती हैं। स्टूडेंट का ये बहुत ये बन जाता है कि हमको कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या लग रहा है फिजिक्स की बात, चलो रट लो, कहाँ दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, ऐसा है। DLF वाला जो कुछ भी होना है, मेडल के जितने भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और सब में बहुत अच्छी बात है। गान हो गया, कोई रोक नहीं सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप फिर रुकेगा और वही चीज़ फिर आपसे मिस होगी जो आपने किया था। भूलता सबको है और भूलना भी चाहिए, क्योंकि अगर भूलेगा नहीं तो फिर आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। तो भूलता है बात वो होती है, जो भी आप वैरायटी जब आप करने लगते हैं, अगर मैं तो कह रहा हूँ वैरायटी आपको याद भी हो गई ना तो ठीक है, वैरायटी कहीं और हो ही जाएगा। वैरायटी को पता है कि वैरायटी क्वेश्चन है, ये फार्मूला लगाना क्या मतलब है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था। मैंने कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट ही नहीं किया। मैं हमेशा कभी सोचता ही नहीं फिजिक्स से क्या केमिस्ट्री है। मैं अपना साथी में लेके चलता था, वो ठीक है भाई क्वेश्चन को करना है, ये फार्मूला इसको लगाना है, काम करना है। इस स्टार्ट में मैंने काम किया। अगर आप 3 गलत के एनालिसिस करेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में निकाल देंगे, एम्स का एग्जाम देना ना बचेंगे नहीं आप। और अगर आपने सिर्फ एक सही करके निकल लिया, आपने 3 गलत में ये सोचा ही वो जाता रहेगा, आपको एक स्टेटमेंट बीच में नाट की जगह कुछ नाट हटा देगा और कुछ कर देगा, बदल देगा, और आप उसमें दिक्कत का पहुंच में आ जाएंगे। तो इसलिए आप एनालिसिस कीजिए कि 3 ऑप्शन गलत क्यों हुए और एक ऑप्शन सही हुआ तो कैसे हुआ। इसको सही एम्स के लिए बहुत सिंपल आसान हो जाएगा, और एम्स निकालना कोई बहुत टफ नहीं है। पिछले साल एम्स में 60 क्वेश्चन में बायोलॉजी में 52 नंबर आए, नहीं तो उसमें फिजिक्स में नहीं हो पाया, जीके में नहीं हो पाया था। और एक बार जैसे फ्राक से 2 क्वेश्चन आ गया, तो फ्राक के नीट के सेंटर में भले नहीं है एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी की प्रीवियस पढ़ेंगे, मैं ये मानता हूँ कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, ये टू पढ़ना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है पूछा करता था पिछले 5 साल पहले था, इस बारे में कुछ नहीं। तो जब आप सब कुछ जो उनकी वैरायटी से फिजिक्स में तो जो भी लगाइए आप, और डीएलएफ को 2-3 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे नहीं जब तक तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। और फिजिक्स में मेरा इस साल तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर से। और केमिस्ट्री में भी जो क्लास नोट्स और मॉड्यूल बहुत ज़रूरी है, जो असाइनमेंट्स होते हैं टीचर्स के, उसको बार बार रिवाइज करिए। और बायोलॉजी में तो मैं एनसीईआरटी बताऊँगा, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। एक ही बात कहूँगा कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए तो समझ लो ब्रह्मास्त्र ही है। बायो को कैसे करते हैं टाइम आपके पास रहेगा, जितना टाइम है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट बना लिए, 3 का अलग अलग टाइम बांट लीजिए, इतना टाइम हमें इसमें देना है, इसमें देना है, आप उसी हिसाब से। और डेली क्वेश्चन आप जरूर करिए, जो भी और एग्जाम फाइनल एग्जाम ही
दूसरी तरफ से आपको पूरा सिलेबस अगर रिवाइज करना है तो आप टाइम बांट लीजिए कि हमें 15 दिन 1 महीने में आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। बातचीत करनी चाहिए कि नहीं, तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा, आप कभी सोचें कि लगे अगर ऐसा करनी है तो बिल्कुल करिए, अगर लग रहा है मैं बैलेंस करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि तो वहाँ का जो स्टडी मटेरियल है ना वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि जो बुक्स है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है। NCERT आप पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत जो उसमें एक्स्ट्रा दिया रहता है उसको एक नज़र देख लीजिए और उसी की क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो बायो की कोचिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है, हर जगह लगती है, किसी भी तीनों में एक्स्ट्रा लगती है, तो फिर हर हफ्ते तो टेस्ट होता है। तो आप कम से कम बायो तो अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ जो टीचर पढ़ा रहा है बाई आपका मन ना लगा पढ़ने में, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी मन होता है कि एनुअल फिजियो पढ़ें, कभी होता है प्लांट फिजियो का मन है, तो आप अपने हिसाब से बायो पढ़ लीजिए। 254 है आराम से आप, लेकिन हाँ ये है कि आप ढीला नहीं हटा दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी सोचा कि अरे 254 तो है इस बार आ जाएगा, लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि आपको 50 से 60-70 नंबर इंक्रीज करना है। इंक्रीमेंट हमेशा जरूरी है। 254 ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ही चाहिए, 300 प्लस तो चाहिए। तो स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए और NCERT फॉलो करिए बस वो। और ज़्यादातर मैं इनऑर्गेनिक पे फोकस रखती थी, ऑर्गेनिक पे। और रिविजन के लिए जो आपने पूछा था वो ये था कि इससे आपने साल भर सबने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा ये कहता था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो रिविजन मुझे कोऑर्डिनेशन पढ़ना है पूरा चैप्टर में, मतलब था फिर से हर एक चीज़ देखना। तो मेरा कोऑर्डिनेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 1.5 घंटे में हर एक चीज़ में देखनी थी, आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, 15 क्वेश्चन 15 में डिवाइड होता है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से देखी, और मैंने ऑर्गेनिक पूरी 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करने की, क्योंकि साथ में मैंने बायो के भी क्वेश्चन पढ़े। ये नहीं होता कि 4 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 दिन केमिस्ट्री, 4 दिन ये, ऐसा नहीं। रोज 2-3 ही सब्जेक्ट होते हैं, रोज थोड़ा पढ़ लीजिए बस। थैंक यू। एक रोमा कमर है हमारी, इनकी मदर भी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, तो एक गार्जियन क्या फील करता है? हाँ, अच्छा इस वक्त लग रहा है मुझे। और उनके फादर जो कि बाहर में हैं, सऊदी अरब में हैं, तो वो वहाँ से भी बहुत अच्छा फील करते हैं। बस हर वक्त कहते मैं यही सोचता रहता हूँ कि कब एडमिशन होगा, कब ताकि कोई प्रेशर ना हो। और फिजिक्स जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और जब पढ़ने के साथ एकदम लगता है डर है कि नहीं हो पाएगा, तो मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए एग्जाम में? पढ़ने, लेकिन एग्जाम के 3 घंटों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी अच्छी से कर ले। बस ये है कि हमें उस 3 घंटे में परफॉर्म करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से तो बायो और केमिस्ट्री पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बायो और केमिस्ट्री अच्छा हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ हमने काफ़ी कुछ कर लिया। उसके बाद फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से तो फौरन आगे बढ़ जाना चाहिए अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि 45 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे, 1-2 ऐसे होंगे जिसको देख के लगेगा ये पता नहीं क्या आ गया, तो उसको छोड़ देना चाहिए और बाकी क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि अगर उस पर टाइम वेस्ट किया तो फिर पूरा पेपर खराब हो जाएगा। यहाँ से खत्म करते हैं, आप लोग भी थके होंगे, खाना